हमारे तरफ से युद्ध नहीं किया जा रहा है, ये एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैसे हिंदुस्तान भी कभी कभी सर्जिकल स्ट्राइक करता है। ये ओपन युद्ध नहीं है जो एक तरफ से गोलीबारी हो रही है, दूसरी तरफ से गोलीबारी हो रही है, ऐसा कुछ। तो हिंदुस्तान दोनों को मैनेज कर रहा है। S-400 अभी रिसेंटली लिया, दिसंबर में व्लादिमीर पुतिन ने विजिट किया, और उससे पहले मतलब उन्होंने क्वाड का हिस्सा बने इंडियंस, और बाकायदा उसके साथ 4 मुल्कों की जो एक तंजीम बनी है वॉर के लिए, तो उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड हिंदुस्तान है। सर हम क्यों नहीं कर सक रहे? हमारा क्या मसला है कि हम या तो एक तरफ हो जाते हैं, या बिल्कुल अपोजिट होते हैं, या बिल्कुल उनके साथ जाके गले लग जाते हैं? तो ये क्या बैलेंस नहीं लेके आ सक रहे होते हैं? देखें, जब हम इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं तो एक चीज याद रखिए कि इंडिया इनिशियली सोवियत कैंप का हिस्सा था। एग्जैक्टली। और नॉन अलाइनमेंट का उसूल बेसिकली इंडियन उसूल है। इंडिया जो है वो उसकी लीडिंग क्रेडिट जो है वो कोई नहीं ले सकता। इस दुनिया में पहला तस्वर जिसको बाकायदा पेश किया गया और लॉन्च किया गया इंटरनेशनली, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिसमें उस वक्त के बड़े बड़े लीडर जो थे, जो उस वक्त बड़ी चोटी के अफ्रीका से और एशिया से, वो भी उनके साथ थे। लेकिन उसमें लीडिंग फोर्स जो है वो इंडिया। रूसी सरकार के एक प्रवक्ता जो भारतीय मूल के हैं, उन्होंने एक साक्षात्कार में यह स्वीकार किया है कि वह वही यूक्रेन में कर रहे हैं जैसा कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। दरअसल भारत हमेशा से ही शांति का पक्षधर रहा है और पूरी दुनिया को गुटनिरपेक्षता की नीति का भारत की ही देन है। लेकिन भारत का यह भी मानना है कि दुश्मन को न्याय के लिए दंड देना भी जरूरी है। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की परिचर्चा आइए आगे सुनते हैं। हमारे तरफ से युद्ध नहीं किया जा रहा है, ये एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैसे हिंदुस्तान भी कभी कभी सर्जिकल स्ट्राइक करता है। ये ओपन युद्ध नहीं है जो एक तरफ से गोलीबारी हो रही है, दूसरी तरफ से गोलीबारी हो रही है, ऐसा। स्ट्रैटेजी हमारे लिए डिकोड कीजिए। कीव को अगर इवैक्यूएट करने की बात हो रही है तो वो क्या चाह रहे हैं? इधर अमेरिका अपने सिटीजन्स को पुल आउट कर रहा है, वो कह रहा है कि सलाह दे रहा है, एडवाइस कर रहा है कि आप मॉस्को को छोड़िए। इन सब पर अभय जी क्या कहेंगे आप? नमस्कार। नमस्कार। देखिए, मैं तो हिंदुस्तान के लिए यही एग्जाम्पल देता हूं कि अगर चाइना बांग्लादेश में अपना सैन्य अड्डा बना दे तो उस पे क्या इंडिया कैसा रिएक्ट करेगा, क्या रिएक्ट करेगा? उसे, इंडिया को, हिंदुस्तान को कभी पसंद नहीं आएगा ये। वैसे ही नाटो का निर्माण ही हुआ था एंटी सोवियत यूनियन, एंटी रशिया। सोवियत यूनियन टूटने के बावजूद भी नाटो नहीं टूटा और वो धीरे धीरे हमारे बॉर्डर तक चला आया। और यूक्रेन का जो बॉर्डर है वो तो हमारे बिल्कुल बगल में है। यहाँ पे आप नाटो बुला रहे हैं, ये तो सरासर उनके तरफ से बहुत बड़ा उल्लंघन था। जो एग्रीमेंट हुआ था उसका उल्लंघन है, और इसके लिए हमारे राष्ट्रपति को कुछ न कुछ तो करना ही था। तो इसीलिए हमारा पार्लियामेंट और हमारे राष्ट्रपति ने ऐसा डिसीजन लिया। तो हिंदुस्तान दोनों को मैनेज कर रहा है। S-400 अभी रिसेंटली लिया, दिसंबर में व्लादिमीर पुतिन ने विजिट किया, और उससे पहले मतलब उन्होंने क्वाड का हिस्सा बने इंडियंस, और बाकायदा उसके साथ 4 मुल्कों की जो एक तंजीम बनी है वॉर के लिए, तो उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड हिंदुस्तान है। सर हम क्यों नहीं कर सक रहे? हमारा क्या मसला है कि हम या तो एक तरफ हो जाते हैं, या बिल्कुल अपोजिट होते हैं, या बिल्कुल उनके साथ जाके गले लग जाते हैं? तो ये क्या बैलेंस नहीं लेके आ सक रहे होते हैं? देखें, जब हम इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं तो एक चीज याद रखिए कि इंडिया इनिशियली सोवियत कैंप का हिस्सा था। एग्जैक्टली। ठीक है, फिर जब सोवियत का डिक्लाइन आता है तो वो अमेरिकन कैंप का हिस्सा बन जाता है जी। ठीक है, और अभी इस बार उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका के खिलाफ वोट दिया। सर ये बड़ा मतलब बड़ा पॉइंट। ये देखें ना, ये चीजें। और नॉन अलाइनमेंट का उसूल बेसिकली इंडियन उसूल है। इंडिया जो है वो उसकी लीडिंग क्रेडिट जो है वो कोई नहीं ले सकता। इस दुनिया में पहला तस्वर जिसको बाकायदा पेश किया गया और लॉन्च किया गया इंटरनेशनली, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था,
जिसमें उस वक्त के बड़े बड़े लीडर जो थे, जो उस वक्त बड़ी चोटी के अफ्रीका से और एशिया से, वो भी उनके साथ थे, लेकिन उसमें लीडिंग फोर्स जो है वो इंडिया था। अब ये इंडिया का तख्लीक करदा, जिसको कहते हैं ना एक बच्चा पाला हुआ, नॉन अलाइनमेंट का है। रूस के साथ और अमेरिका के साथ जितनी डिप्लोमेसी उनकी हुई सोवियत यूनियन के दौर में, वो हुई इसी नॉन अलाइनमेंट पे थी। और अमेरिका तो बहुत ज्यादा इसके बारे में मशकूक था और मानता नहीं था इस पॉलिसी को, लेकिन सोवियत यूनियन में एक वक्त में जाके इसको मान लिया। शायद रूस और अमेरिका के दरमियान एक लड़ाई झगड़ा है और यूक्रेन एक सिर्फ शायद एक पीस है या एक टोकन है, और यहीं पे बात ख़त्म होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है कि हमने, अभी वो बहुत क्रिटिसिज्म पे चला जाऊंगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल इतने ज्यादा हैं। लोग कहेंगे कि यार ये क्या कह रहा है मसाइल ना हमारे, हमने हल किए हैं कुछ, लेकिन हमने दुश्मन भी बहुत पाले हुए हैं। राइट। चाहे वो इंडिया की सूरत में है, चाहे वो अमेरिका से नाराजगी की सूरत में है, चाहे टीटीपी है, चाहे बलोच सब नेशनलिस्ट हैं, चाहे सेक्टेरियनिज्म है, चाहे टेररिज्म का एक फिनोमेना है जो 20 साल में चला और उसने पीटीएम जैसे लोगों को जन्म दिया, टीटीपी को जन्म दिया, और आईएसआईएस अफगानिस्तान में आई, आईएसआई के उधर आई। तो ये सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं। और फिर जो रिलीजन है ना, बदकिस्मती से इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो जाती फायदों में हो, चाहे वो एक नैरेटिव को चलाने में हो। लेकिन इस पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टैंड किया कि नहीं जी, हमारी पॉलिसी का अर्जन अबजार होगी। और वो बहुत स्टैंड करने के बाद सोवियत यूनियन ने जाके उसको एक्सेप्ट किया। उसकी वजह ये थी कि जो उस वक्त अफ्रो एशियन एक तंजीम बनी थी, जो बहुत बड़ा एक ब्लॉक बन गया था, वो नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ जुड़ गया था। तो इस तरह समझ लें कि आधी से ज्यादा दुनिया पॉपुलेशन और रकबे के लिहाज से नॉन अलाइन मूवमेंट के पीछे चली गई थी। तो सोवियत यूनियन ने कहा कि दिस ए गुड टूल टू प्रोमोट द पीस इन द वर्ल्ड, तो उन्होंने उसके साथ वो करना शुरू कर दिया। इसको अब यूं कह लें कि इस पे इंडिया की अजारादारी है। पाकिस्तान इज ए न्यू गाय ऑन दिस रोड। पाकिस्तान तो नॉन अलाइन के साथ कभी को ताल्लुक ही नहीं रहा, चूंकि पाकिस्तान ने फ्रॉम डे वन राइट 1949 से लेके तो जो अमरीकी ब्लॉक थे, सीटो, सैनिटो, बगदाद पैक्ट, मिलिट्री अलायंस, उनके साथ जुड़ गया था। पाकिस्तान हैज नेवर सीन इवन झलक कि नॉन अलाइन मूवमेंट होती क्या है, चूंकि ये पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स फ्रॉम डे वन एंटाई इंडिया और इंडिया स्पेसिफिक है। तो उन्होंने कभी गौर से वो डॉक्यूमेंट ही नहीं पढ़ा जो पंडित नेहरू पेश कर रहा था कि नॉन अलाइन का मतलब ये है कि हमने किसी का गुलाम। ये जो खुदकश वाला फिनोमेना है, ये किधर से मर्ज होता है? यस, ये इसी से मर्ज होता है कि आप एक यूथ को, एक बच्चे को जो कि 16 ईयर 14 ईयर से शुरू होकर 20 ईयर्स तक, अर्ली 20 तक जाता है, वो ब्रेन वॉश्ड होता है। उसको कौन यूज कर रहा है? खुदकश का फिनोमेना, और ये जो फिदाई का फिनोमेना है, ये जो दूसरे को काफिर का डिक्लेयर करने का फिनोमेना है, ये जो इकट्ठे एक मस्जिद में एक इमाम के पीछे नमाज ना पढ़ने का फिनोमेना है, ये क्या है? ये रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन है। और ये रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन क्यों होती है? वो लोग जो कि इस से अपना जाती फायदा, अपने उस नैरेटिव को बिल्ड करने का फायदा और किसी और के बेहस्ट के ऊपर ये फायदा, ये तमाम मुल्कों में होता है। तो हम लोग खास तौर पर इसमें इसलिए आ गए कि हमारे यहाँ जो रिलीजियस डिवाइड है वो एक्सट्रीम पे जा चुका। भारत हमेशा से ही शांति का पक्षधर रहा है, पर एक हद से ज्यादा शांति को लोग कमजोरी समझने लगते हैं। हमारे इतिहास में अगर हम पीछे झांक कर देखें तो एक समय ऐसा आया था कि हमारे देश पर कितने बाहरी आक्रमणकारी आए, लूट मार किए, हमारा देश गुलाम भी रहा और हम शांति का गीत गाते रहे। इसके दो मुख्य कारण बताए जाते हैं। पहला कि हम आपस में बटे हुए थे, एक साथ दुश्मन का मुकाबला नहीं करते थे, कुछ लोग दूसरे दुश्मनों के साथ मिल भी जाते थे। और दूसरा जो कारण यह था कि हम शांति का ज़्यादा पाठ पढ़ने लगे थे। लेकिन यह स्थिति धीरे धीरे बदली और 1965 में पहली बार यह देखने को मिला कि हमने शांति के बजाय
बराबर का जवाब देने की कोशिश की और उसमें हमने पाकिस्तान का बहुत सारा इलाका भी अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन इसी रूस ने ताशकंद में समझौता कराया और फिर हमें जो पाकिस्तान की ज़मीन हमारे पास आई थी युद्ध में उसे लौटाना पड़ा। दुर्भाग्यवश हमारे प्रधानमंत्री तत्कालीन लाल बहादुर शास्त्री की आश्चर्यजनक परिस्थितियों में या संशय वाली परिस्थितियों में ताशकंद में ही जान से हाथ धोना पड़ा। अभी तक वह रहस्य बना हुआ है। फिर 1971 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया और पाकिस्तान को भरपूर जवाब देते हुए पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया। और फिर वही रूस जो अभी यूक्रेन के साथ लड़ रहा है हमारे मदद में आया और फिर रूस के मदद से पूरी दुनिया हमारे विरोध में थी। अमेरिका भी विरोध में था, पाकिस्तान के साथ था, लेकिन हमने वह कर दिखाया जो आज एक इतिहास है। इसके बाद फिर हम शांति का गीत गाते रहे और फिर पाकिस्तान ने हमारा इसका फ़ायदा उठाया और अपने देश के आतंकियों को हमारे देश में भेजने लगा। हमारे देश के नागरिकों को, सेना के जवानों को, सुरक्षा बल के जवानों को लहूलुहान करने लगा। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है और अपने पॉलिसी में बदलाव लाया है और ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी को प्रमुखता दी है, यानी हम अपने दुश्मन को अगर पता लगा लिए तो घर में घुसकर मारेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। जब यह नीति अपनाया गया कि दुश्मन को उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा जो वो समझता है, तो फिर अब आतंकी घटनाओं में बेहद कमी आई है और अब पाकिस्तान ही भारत से कहता है कि भारत हमारे भीतर घुसकर हमें डरा रहा है, हमें आतंकी हमलों में शामिल करा रहा है। तो यह स्थिति बदली है और शांति जरूरी है, लेकिन शांति उतनी ही जरूरी है ताकि आपका कमजोरी न समझा जाए, दुश्मन आपको इसका बेवजह फायदा न उठाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।